रात के 1:30 बजे थे। एयर ट्रांसफर फ्लाइट 236 गहरे अंधेरे में टोरंटो से लिस्बन के लिए अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रही थी। विमान को उड़ान भरे 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और उस समय तक विमान में सब कुछ सामान्य था। लेकिन इसी बीच कॉकपिट में बैठे पायलट के सामने अचानक एक चेतावनी आई। फ्लाइट 236 का ईंधन 29,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही खत्म हो गया। पायलट यह देखकर हैरान रह गए कि ईंधन खत्म हो गया, क्योंकि वे अटलांटिक महासागर के बीच में थे और दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं था। अब पायलटों के पास एक ही विकल्प था और वह था जहाज पर सवार 263 यात्रियों को अटलांटिक महासागर में डुबाना, जो लगभग तय था। तो समुद्र के बीच में हवा में 29,000 फीट की ऊंचाई पर एयर ट्रांसफर फ्लाइट 236 का क्या हुआ? आज के वीडियो में आइए शुरू करते हैं आज का दिलचस्प वीडियो। कहानी 23 अगस्त 2001 को स्थानीय समयानुसार रात 8:52 बजे टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कनाडा से शुरू होती है। 7 घंटे लंबी नॉनस्टॉप उड़ान में 283 यात्री, 2 पायलट और 13 चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान भरने से पहले विमान में लगभग 459 मीट्रिक टन ईंधन भरा हुआ था, जो आवश्यकता से 4.5 टन अधिक था। कप्तान रॉबर्ट पिचे, उन्होंने एयरबस A330 पर 796 घंटे बिताए हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डी एगर ने लगभग 250 घंटे बिताए हैं। घंटों की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 386 घंटे उन्होंने एयरबस A330 उड़ाया था, जिसका मतलब था कि दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। यात्रियों को बैठाने के बाद विमान ने स्थानीय समयानुसार रात 8:02 बजे उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में विमान हवा में 29,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो उसका परिभ्रमण रुख था। विमान में तब तक सब कुछ सामान्य था। क्योंकि रात होने के कारण ज्यादातर यात्री सो रहे थे, तो क्रू मेंबर्स और पायलटों के पास भी करने को कुछ खास नहीं था। इसी तरह 4 घंटे बीत गए। विमान अब लगभग अटलांटिक महासागर के मध्य में था। दोपहर 1:03 बजे अचानक कैप्टन रॉबर्ट ने कॉकपिट में एक असामान्य रीडिंग देखी। कुछ समय बाद एक त्रुटि भी दिखाई देने लगी, और वह त्रुटि थी हाई वेल प्रेशर, लो वेल क्वांटिटी और लो वेल टेम्परेचर। अब इतनी लंबी नॉनस्टॉप उड़ान में पायलटों के लिए उन्हें स्वयं या कॉकपिट में बैठे क्रू सदस्यों की मदद से ठीक करना सामान्य बात थी। लेकिन इस एयर ट्रांसफर एयरलाइन की उड़ान में देखी गई त्रुटि सामान्य नहीं थी। कप्तान और प्रथम अधिकारी दोनों को एयरबस A330 के साथ बहुत अनुभव था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, जिससे वे दोनों भ्रमित हो गए कि वास्तव में त्रुटि क्या थी। उन्होंने बिना देखे फ्लाइट मैनुअल खोलकर इस त्रुटि के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट मैनुअल में भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पायलट चाहते तो इस गलती को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन साफ है कि कोई भी पायलट यात्रियों से भरी फ्लाइट के बीच समुद्र के बीच में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। इसीलिए कैप्टन पियर्स ने इस बारे में जानने के लिए एयर ट्रांस के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विमान की मेंटेनेंस टीम को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पता लगाने की कोशिश करने की सलाह जरूर दी। इसके बाद काफी समय बीत गया और पायलट अब यह मानकर निश्चिंत हो गए कि यह त्रुटि दोषपूर्ण सेंसर के कारण हुई होगी, जो कि बहुत सामान्य थी। लेकिन इस घटना के ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 1:26 बजे पायलटों के सामने एक और चेतावनी आई, और यह चेतावनी ईंधन असंतुलन की थी, जो वास्तव में प्रत्येक विमान में दोनों पंखों के बीच ईंधन को समान रूप से साझा कर रही थी। लेकिन कभी-कभी एक विंग का ईंधन बहुत कम हो जाता है, तो कॉकपिट में असंतुलन की चेतावनी आ जाती है। लेकिन पायलट इस समस्या से ज्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि पायलट इस समस्या को कॉकपिट में बैठे बैठे ही ठीक कर सकते थे, और पायलटों ने ठीक वैसा ही किया। विमान के दाहिने पंख में ईंधन कम था, इसलिए उन्होंने ईंधन को बाएं पंख से दाहिने पंख में स्थानांतरित कर दिया, और किसी तरह उन्होंने इस समस्या को खत्म कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईंधन स्थानांतरित करते समय उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनके लिए एक बड़ा खतरा लाने वाला था। इस ईंधन स्थानांतरण के बाद एक समस्या शुरू हो गई, जिसने पायलटों को चौंका दिया। दरअसल ईंधन ट्रांसफर के बाद विमान के नंबर 2 इंजन के कुएं का तापमान कम होने लगा और कुएं का दबाव बढ़ने लगा। विमान को उतारने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप पर लाजेस एयरबेस था। पायलटों ने तुरंत हवाई अड्डे के अधिकारियों से संपर्क किया
और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। और अब उनके पास केवल 7 टन ईंधन बचा है, जिससे विमान सिर्फ आधे घंटे में उड़ान भर सकता है। और लेजेस हवाई अड्डा अभी भी उनसे 280 किमी दूर है, यानी उनके पास लेजेस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। फिर भी वे हार न मानते हुए लेजेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह स्थिति तब और खराब हो गई जब दोपहर 2:13 बजे विमान के दाहिने विंग के नंबर 2 इंजन में आग लग गई। और यह दृश्य देखकर पायलट के होश उड़ गए। यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि विमान में केवल एक ही इंजन बचा था और उसमें भी बहुत कम ईंधन बचा था। लेकिन सच तो यह था कि एक इंजन ही विमान का आखिरी सहारा था। अब एक ही इंजन के सहारे उड़ान भरी जा सकती थी। कैप्टन पीएच विमान को 29,000 फीट से 33,000 फीट नीचे ले आए। ईंधन अभी भी तेजी से खत्म हो रहा था। पायलटों ने सोचा कि शायद कहीं रिसाव हो गया है, इसलिए उन्होंने उस रिसाव को खोजने की कोशिश की। लेकिन अंधेरा होने के कारण वे अभी तक इसे ढूंढ नहीं पाए। विमान की रखरखाव इकाई ने उनसे संपर्क किया और उन्हें विमान को नीचे लाने की सलाह दी, 30,000 फीट की ऊंचाई से 20,000 फीट की ऊंचाई तक, ताकि किसी भी तरह के रिसाव का पता चल सके। लेकिन पायलट अब इतना जोखिम नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर विमान एक बार में इतना नीचे उतर जाता और रिसाव का पता नहीं चलता तो वे चाहकर भी उस ऊंचाई पर वापस नहीं लौट सकते थे और उन्हें विमान को समुद्र में उतारना पड़ता और तुरंत पूरा विमान समुद्र में गिर जाता। इसलिए रखरखाव इकाई ने बात नहीं मानी और वे बिना कोई जोखिम उठाए 33,000 फीट की ऊंचाई पर रुके रहे, क्योंकि पायलटों को विश्वास था कि वे पहुंच सकते हैं एक इंजन से लैस एयरबेस। वहीं एयर अथॉरिटीज ने रनवे को पूरी तरह से तैयार रखा ताकि विमान को लैंडिंग के दौरान कोई खतरा न हो। आग लगते ही यह तय है, यह पता चला कि विमान में कहीं ना कहीं रिसाव हुआ होगा। लेकिन यह निश्चित होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विमान के दोनों इंजन अब नष्ट हो गए थे और पूरे विमान की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी, जिससे विमान में सभी यात्री घबरा गए थे। लेकिन रैम एयर टरबाइन की मदद से आवश्यक उपकरणों को चलाने के लिए कॉकपिट में अभी भी पर्याप्त बिजली थी। विमान अब 33,000 फीट से 30,000 फीट तक गिर गया था और अब विमान फिसलने लगा। यहाँ प्लेन ग्लाइड से हमारा मतलब यह है कि जब कोई भी विमान एक ऊर्ध्वाधर दूरी को उसी अनुपात में तय करता है तो वह क्षैतिज दूरी को कवर करता है और प्रत्येक विमान का अपना ग्लाइड अनुपात होता है। इसलिए एयरबस A330 का ग्लाइड अनुपात 15 से 1 था, यानी यह विमान हर 15 फीट आगे बढ़ने पर 1 फुट नीचे चला जाता है और अब सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और विमान की दूरी केवल 121 किमी रह गई, जिसे फिसलकर तय किया जा सकता था। लेकिन उस समय पायलटों के सामने एक और समस्या सामने आई कि विमान उड़ते उड़ते अजोरिस द्वीप के इतने करीब पहुंच गया कि अब विमान और द्वीप के बीच की दूरी केवल 15 किमी रह गई थी। संभावना है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को लैंडिंग से पहले 360 डिग्री परफॉर्म करने की सलाह दी और पायलट ने बिल्कुल वैसा ही किया। विमान 20,000 फीट तक है और यहीं विमान के उतरने का बिंदु होता है पायलट। अब विमान को लीजस एयरबेस रनवे पर ले आए, लेकिन यह लैंडिंग खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि लैंडिंग के तुरंत बाद विमान के 12 में से 8 पहिए लॉक हो गए और विमान की गति 370 किमी प्रति घंटा थी। जब तक विमान रुका तब तक विमान के ज्यादातर टायर फट चुके थे, लेकिन एयरपोर्ट क्रू की सतर्कता से विमान एक बड़े हादसे से बच गया। लैंडिंग के दौरान यात्री विमान के अंदर काफी भागने लगे, जिससे करीब 14 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आईं, लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। इसे अजोरस ग्लाइडर भी कहा जाता है। घटना के बाद पुर्तगाली विमानन जांच विभाग या GPIA की जांच में पाया गया कि रखरखाव कर्मियों ने टेकऑफ से पहले विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में एक गलत हिस्सा स्थापित किया था, जिसके कारण टेकऑफ और ईंधन रिसाव के तुरंत बाद वह हिस्सा विफल हो गया, जिससे विमान के दोनों इंजन जल गए। कंपनी पर लगभग 2,05,000 कनाडाई डॉलर का जुर्माना लगाया गया है और एयरबस ने भविष्य में अपने सभी विमानों में आवश्यक बदलाव भी किए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न हो।